तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए की नई कॉपीज कोई भी सेल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में डीएनए की नई कॉपीज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उसके क्या क्या एंजाइम और किस तरह से एंजाइम फंक्शन करके डीएनए रेप्लिकेशन करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। जब वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि भाई डीएनए के अंदर में बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी देखने को मिलती है। बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब एडिनाइन थाइमिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है एंड वाइस वर्सा। तो इसी कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पे उन्होंने रेप्लिकेशन का एक मैकेनिज्म प्रपोज किया था जिसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि मेथड या फिर मैकेनिज्म वो मेथड जिससे बाय विच न्यू डीएनए कॉपीज आर प्रोड्यूस। डीएनए की नई कॉपीज जो बनती हैं, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि भाई जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी डीएनए के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट थी, जो डीएनए का बी डीएनए स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया था, उसके अंदर में कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से रेप्लिकेशन के दौरान भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल काम करता है। मान लो यहाँ पे कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, जिसके बेस पेयर हैं ATGC। तो इसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो स्ट्रैंड है उस पर TACG ये हो जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब डीएनए की नई कॉपी बनानी होगी तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने की वजह से हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल रहे हैं, इनको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, उसी को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस टेम्पलेट को यूज करके एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाता है जो कि इनके कॉम्प्लीमेंटरी होगा। जैसे इस वाले स्ट्रैंड के आगे ए के आगे T, C के आगे G और G के आगे C। तो ये पुराना डीएनए मॉलिक्यूल है, ओल्ड, और ये जो स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड। तो दो स्ट्रैंड है जो ओल्ड और न्यू, और नया वाला स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उसी तरह से यहाँ पर ये पुराना स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड, और ये हमारे पास में है न्यू स्ट्रैंड। ये हमारे पास में है न्यू स्ट्रैंड। C के आगे G, G के आगे C, T के आगे A और A के आगे T। यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल था और यहाँ पर कितने डीएनए मॉलिक्यूल बन गए? दो डीएनए मॉलिक्यूल, उसकी कॉपीज बन गई। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, अगर इसमें ध्यान से देखो तो जो पुराना हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, और जो नए डीएनए बने हैं उसमें हाफ जो स्ट्रैंड है, आधा स्ट्रैंड पुराना वाला है और आधा स्ट्रैंड नया वाला। क्योंकि हर एक नए डीएनए के अंदर में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा, पेरेंटल होगा, और एक नया बनेगा। तो ऐसा मैकेनिज्म जहां पर आधा डीएनए पुराना वाला रहता है और आधा नया बनता है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म वॉटसन एंड क्रिक का दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ही इकलौता मॉडल था या इकलौता मैकेनिज्म था उस टाइम पर। ऐसे ही दो और मॉडल और मैकेनिज्म फेमस थे जो उस टाइम पर एक्सेप्टेड थे। बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया गया तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है वही एक्चुअल मैकेनिज्म है। ठीक है, लेकिन एक बार जो बाकी दो मैकेनिज्म है उनके बारे में हम बेसिक छोटे से पॉइंट्स में ब्रीफ में बस डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा मैकेनिज्म था दैट वाज कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, अब कंजर्वेटिव मैकेनिज्म का मतलब होता है कंजर्व रहना। जैसा मॉलिक्यूल पहले था उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और जो नया मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से नया बनेगा।
इसका मतलब है, मान लो हमारे पास में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और जब नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो वो बिल्कुल अलग से, बिल्कुल नया, जिसके दोनों स्ट्रैंड नए होंगे, ये भी नया होगा और ये वाला स्ट्रैंड भी नया होगा, तो ये न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो पुराना वाला है ये एज इट इज प्रेजेंट है, ये कंजर्व्ड है, इसका कोई भी स्ट्रैंड नए वाले में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इस मेथड को बोलते हैं कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, कि पहला वाला अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही प्रेजेंट है, और जो नया वाला है वो बिल्कुल नया, एकदम नए सिरे से बनेगा, बिल्कुल नया बनेगा, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। तीसरा एक और मैकेनिज्म था जिसका नाम है डिस्पर्सिव मैकेनिज्म। जो लास्ट और तीसरा मैकेनिज्म उस टाइम पर फेमस था, दैट वाज डिस्पर्सिव मैकेनिज्म। अब अगर हम डिस्पर्सिव मैकेनिज्म की बात करें तो डिस्पर्सिव मैकेनिज्म का मतलब है कि डीएनए जगह जगह से रैंडमली ब्रेक हो जाएगा। जो पुराना डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है, वो रैंडमली जगह जगह से ब्रेक हो जाएगा, कुछ जगहों से ब्रेक होने के बाद में उसके फ्रेगमेंट्स बिखर जाएंगे, उसके फ्रेगमेंट्स रैंडमली इस तरह से बिखर जाएंगे, और जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो इनके बीच बीच में कहीं पर बन जाएगा, और इस तरह से पूरा डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 डीएनए स्ट्रैंड ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। इस मैकेनिज्म में ध्यान से देखो तो ये ओल्ड सेगमेंट है, ये न्यू सेगमेंट है, ये ओल्ड सेगमेंट है, ये डीएनए का नया सेगमेंट है। इसको बोलते थे डिस्पर्सिव मैकेनिज्म। तो 3 मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उस टाइम पर एक्सेप्टेड किए जाते थे, प्रपोज किए गए थे। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, जो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, जिनसे ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है, डिस्पर्सिव और जो कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है उनको फॉलो नहीं करती है। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मैकेनिज्म मोड ऑफ रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया, उसको प्रूफ किया, वो था मेसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने 1958 में परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल या फिर इकोलाई सेल पे परफॉर्म किया था, और उसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूफ किया। क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसे परफॉर्म किया, वो सारी चीजें डिटेल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने 1958 में इसको प्रपोज किया। जो बेसिक आइडिया इनके एक्सपेरिमेंट में था, जो बेसिक प्रिंसिपल इन्होंने यूज किया, इन्होंने नाइट्रोजन का एक आइसोटोप इस्तेमाल किया, 2 आइसोटोप इस्तेमाल किए, नाइट्रोजन 14 जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन है, और दूसरा नाइट्रोजन 15 जो कि हैवी नाइट्रोजन है, हैवी नाइट्रोजन। इन दोनों में से कोई सा भी आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं है, खाली इनमें डिफरेंस क्या है, हैवीनेस का। जो नाइट्रोजन 14 होता है वो लाइटर फॉर्म, लाइट नाइट्रोजन है, नॉर्मल नाइट्रोजन है, लेकिन N15 उसका वेट ज्यादा होता है, उसका मास ज्यादा होता है। अब इन दोनों आइसोटोप को इस्तेमाल करके इन्होंने डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया। डीएनए के अंदर में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो अगर हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा बनाया, उसको ऐसा ग्रो किया कि उसके अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसके न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन 14 इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, तो ऐसा डीएनए स्ट्रैंड कहलाएगा N14 स्ट्रैंड, क्योंकि इसके जो नाइट्रोजनस बेस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड हैं, उसके अंदर में कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N14। वहीं पर अगर हमने दूसरा एक ऐसा नाइट्रोजन प्रिपेयर किया जिसके स्ट्रैंड में, जिसके नाइट्रोजनस बेस में N15 प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये एक हैवी स्ट्रैंड हो गया, हैवी स्ट्रैंड। अब ये हैवी स्ट्रैंड मतलब कि इसके न्यूक्लियोटाइड चेन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेस में, वो हैवी वाला है, और ये लाइट स्ट्रैंड है, लाइट स्ट्रैंड है, मतलब इसके नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो
N14 वाला नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब डीएनए तो खुद डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, तो अब दोनों डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में अगर ये डीएनए प्रेजेंट है तो तीन कंडीशन बन सकती है भाई। अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड 14 वाले हैं तो इसको बोलते हैं N14 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर इसको लाइट डीएनए बोला जाता है क्योंकि ये तो सबसे हल्का होगा। इसके अंदर दोनों के दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, लाइट नाइट्रोजन वाले। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड 15 वाले हैं, तो इस कंडीशन को बुलाया जाता है N15 हैवी डीएनए। हैवी डीएनए इसलिए क्योंकि इसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड हैवी नाइट्रोजन से बने हुए हैं। एक और डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है जो इन दोनों का हाइब्रिड होता है, मतलब एक चेन N15 की होनी चाहिए, दूसरी इसकी, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। और इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो हैवीनेस होती है वो इंटरमीडिएट लेवल की होती है, तो इसको डेंसिटी के लेवल पे बोला जाता है इंटरमीडिएट डेंसिटी का, इंटरमीडिएट लेवल का। तो तीन पॉसिबिलिटी यहां पर इससे बन जाएगी। अच्छा, इन तीनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने का भी एक तरीका इन्होंने डिस्कवर किया। इन तीनों को अगर सेपरेट करना हो, मान लो लाइट नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन और हाइब्रिड नाइट्रोजन का एक मिक्सचर किसी सेल में प्रेजेंट है या किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और इसको हमें सेपरेट करना एक दूसरे से, तो इनको सेपरेट करने का एक बहुत यूनिक तरीका है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन तीनों को आपस में सेग्रीगेट करने का या फिर सेपरेट करने का तरीका क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम करते क्या है, डेंसिटी के बिहाफ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको सेपरेट करते हैं। अब डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, उसको बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज यानी जब बहुत स्पीड से हम किसी चीज को, किसी सॉल्यूशन को रोटेट करवाते हैं, जब बहुत तेजी से रोटेट करवाओगे तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीजें सेपरेट हो जाती हैं। जो सबसे हल्की होगी वो ऊपर की तरफ, जो कम हल्की, जो भारी होगी वो नीचे, और जो सबसे भारी होगी वो सबसे नीचे बैठ जाएगी। तो टेस्ट ट्यूब में लेकर के कुछ इस तरह का एक एपरेटस होता है, जहां पे टेस्ट ट्यूब में हम इसको बहुत तेजी से रोटेट कर देते हैं। जब बहुत तेजी से चीजों को रोटेट किया जाता है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर और इधर लगता है, और जिसकी वजह से हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डेंसिटी के हिसाब से चीजें सेग्रीगेट हो जाती हैं। अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब को सीधा करके देखेंगे तो डेंसिटी के हिसाब से जो सबसे लाइट वाला होगा वो सबसे ऊपर, इंटरमीडिएट वाला बैंड यहां पर, और हेवीएस्ट बैंड सबसे नीचे। जिसकी डेंसिटी सबसे लाइट है वो ऊपर रहेगा, जो हाइब्रिड बैंड रहेगा वो बीच में रहेगा, और जो हैवी बैंड रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दबा देता है, डेंसिटी के हिसाब से उनको चेंज, सेपरेट कर देता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो डीएनए है वो 14-14, यहाँ पे जो डीएनए है 14-15, और यहाँ पे जो डीएनए है वो 15-15 नाइट्रोजन वाला प्रेजेंट है। इन दो मेथड का इस्तेमाल करके इन्होंने बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड को एक्सप्लेन किया। अब कैसे इन्होंने डीएनए के अंदर इन नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट किया, पहले तो वो भी हमें पढ़ना है। सैंपल प्रिपरेशन, इकोलाई को कैसे प्रिपेयर किया इन्होंने इस तरह का, उसका डीएनए किस तरह से 14-14 वाला बनाया, या 14-15 वाला बनाया, या 15-14 वाला बनाया, वो सारी चीजें अभी हमें इनके सैंपल प्रिपरेशन में जो मोड मेथड है वो समझना है। तो पहला है स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इनके स्टेप एक्सपेरिमेंट में क्या क्या स्टेप थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट कल्चर मीडिया का इस्तेमाल किया, जिन कल्चर मीडिया में ये इकोलाई को ग्रो करने वाले। तो यहाँ पे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, दो डिफरेंट तरह के कल्चर मीडियम। एक कल्चर मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट है और एक कल्चर मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट है। कल्चर मीडिया का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर में हमने सेल को ग्रो करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए जितनी भी आइडियल चीजें चाहिए, जितनी भी
चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम मीडियम 1 की बात करें और मीडियम 2 की बात करें, तो यहाँ पे फूड सोर्स दिया गया है, एक कार्बन सोर्स दिया गया है। किसी भी मीडियम में कार्बन सोर्स देना जरूरी है। सेम मीडियम 2 के अंदर में, ये जो 2 है यहाँ पे, कार्बन सोर्स दिया गया है और कार्बन सोर्स दोनों में सेम रखा गया। लेकिन जो नाइट्रोजन सोर्स था उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके साथ में ऑल्ट्रेशन की गई है। जो नाइट्रोजन सोर्स है यहाँ पर, जो नाइट्रोजन सोर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और जो नाइट्रोजन सोर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसमें डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। नाइट्रोजन सोर्स की फॉर्म में इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? अमोनियम क्लोराइड। यहां पे भी क्या इस्तेमाल किया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। NH4Cl। यहां पे भी नाइट्रोजन सोर्स की फॉर्म में NH4Cl इस्तेमाल किया। आप बोलेंगे सर आपने भी बताया था कि दोनों मीडिया का जो डिफरेंस है वो नाइट्रोजन सोर्स की वजह से था, बट यहां पर तो नाइट्रोजन सोर्स भी सेम है, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड के अंदर नाइट्रोजन है उसमें फर्क था। फर्स्ट मीडियम में इन्होंने नाइट्रोजन जो यूज किया अमोनियम क्लोराइड में, वो हैवी नाइट्रोजन वाला अमोनियम क्लोराइड, और दूसरे जो सोर्स है उसके अंदर में जो अमोनियम क्लोराइड उन्होंने इस्तेमाल किया वो लाइट वेट वाला नाइट्रोजन सोर्स इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे भी अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे भी अमोनियम क्लोराइड है, बट जो नाइट्रोजन का एटम यहाँ पर प्रेजेंट है फर्स्ट मीडियम के अंदर, वो हैवी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है उस अमोनियम क्लोराइड में, और जो सेकंड मीडियम है वहां पर लाइट नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द अमोनियम क्लोराइड। अब इन्होंने उठाया इकोलाई। अब इन्होंने ये क्या उठाया? एक इकोलाई। इकोलाई सेल। इकोलाई का डिवीजन टाइम सबको पता है, हमने एनसीईआरटी में ही कवर किया है, 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में इकोलाई डिवाइड करता है। अच्छा, डिवीजन करने से पहले सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो जितनी देर में सेल डिवाइड करता है उतनी देर में उसका डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। मतलब हर 20 मिनट के बाद में जो इकोलाई का डीएनए होता है, अगर हम यहाँ पे इकोलाई ना बना करके सिर्फ इसके डीएनए की बात करें, वैसे तो इसका डीएनए सर्कुलर होता है, हम बस रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा लीनियर बना रहे हैं, तो हर 20 मिनट के बाद में इसका डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अगर हमने एक इकोलाई दिया है, यानी कि एक डीएनए जीनोमिक डीएनए दिया हुआ था, तो 20 मिनट में इकोलाई डुप्लीकेट होगा और इकोलाई के साथ उसका डीएनए भी डुप्लीकेट होगा। तो 20 मिनट में ये कितने डीएनए बन जाएंगे? 2। फिर अगले 20 मिनट में ये और डिवाइड करेगा और कितने डीएनए बन जाएंगे टोटल? 4। कितने डीएनए बन जाएंगे टोटल? 4। इस तरह से हर 20 मिनट में इकोलाई डिवाइड करता है, उसका जो डीएनए कंटेंट है वो डबल होता हुआ चला जाता है। अब इसी चीज को इस्तेमाल करके ये इकोलाई को इन दोनों कल्चर मीडिया में अलग अलग टाइम पे ग्रो करेंगे। पहले इन्होंने इकोलाई को उठाया, और इकोलाई को उठा के जो मीडियम 1 था, इकोलाई को उठा करके किस में डाल दिया? मीडियम 1 में। मीडियम 1 यानी कि हैवी नाइट्रोजन। वहां पर नाइट्रोजन सोर्स की फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड की अलावा तो कोई नाइट्रोजन सोर्स है नहीं। तो जब अमोनियम क्लोराइड के अलावा नाइट्रोजन सोर्स है ही नहीं, तो जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स उसकी बॉडी में बनने वाले हैं, सबके अंदर में ये हैवी नाइट्रोजन जाने वाला है। और नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीएनए का। तो जब हम इस इकोलाई को इस फर्स्ट मीडियम में ग्रो करते रहेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कई सारी जनरेशंस पे इसको ग्रो करेंगे, तो जो नए इकोलाई सेल बनते जाएंगे उनके अंदर, उनके डीएनए में ये जो हैवी नाइट्रोजन है वो पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो आफ्टर रिपीटेड जनरेशन, जब इस इकोलाई को हमने कुछ जनरेशंस ग्रो करने दिया, आफ्टर रिपीटेड जनरेशंस, जो इसका डीएनए होगा वो कंप्लीटली लेबल्ड हो जाएगा N15, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? हैवी फॉर्म में चला जाएगा, N15 फॉर्म में चला जाएगा। इसको चेक भी किया जा सकता है। अगर इसको चेक करना है तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे।
इकोलाई के सेल को तोड़ेंगे, उसमें से डीएनए को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन चलाएंगे। जितना भी डीएनए होना चाहिए वो एक सिंगल बैंड बनाना चाहिए सेंट्रीफ्यूगेशन में। मान लो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें एक सिंगल बैंड मिलना चाहिए जो कि हैवी बैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे हैवी बैंड होता है 15-15, हमें एक सिंगल बैंड ऐसे इकोलाई सेल से मिलना चाहिए। तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि इसका डीएनए जो है वो पूरी तरह से हैवी लेबल्ड नाइट्रोजन से बना हुआ है। ये हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में ई कोलाई सेल को उठाना है। ये सेम ई कोलाई है जिसका डीएनए N15 वाला है, यही ई कोलाई हमें यहां से उठाना है, कोई अलग ई कोलाई हमें यहां से नहीं उठाना। तो यही ई कोलाई इन्होंने उठाया और अब इस ई कोलाई को इन्होंने दूसरे मीडियम में, जो मीडियम नंबर 2 था, यहां पे हमारे पास में जो मीडियम नंबर 2 है जिसके अंदर में लाइट नाइट्रोजन सोर्स दिया हुआ है एज अमोनियम क्लोराइड, उसमें प्लेस कर दिया। तो ई कोलाई को प्लेस्ड दिस ई कोलाई इनटू मीडियम नंबर सेकंड। अच्छा, मीडियम नंबर सेकंड के अंदर में जो नाइट्रोजन सोर्स है, जो नाइट्रोजन सोर्स यहां पर प्रेजेंट है दैट इज N40, लाइट नाइट्रोजन सोर्स यहां पर प्रोवाइड किया गया है। जब हमने मीडियम 2 के अंदर में ई कोलाई को डाला तो उससे होगा क्या? अब जो ई कोलाई के पास में नाइट्रोजन सोर्स है वो सारा का सारा क्या प्रेजेंट है? N14। मतलब अब जितने भी नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे किसकी मदद से बनेंगे? N14 नाइट्रोजन की मदद से बनेंगे। तो इससे होगा क्या कि जितना भी नया स्ट्रैंड डीएनए बनेगा, जितना भी नया डीएनए स्ट्रैंड बनने वाला है आगे चल करके, वो सारा का सारा लाइट स्ट्रैंड बनेगा, उसके अंदर N14 होगा। और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो समझो। देखो 0 मिनट्स की बात करते हैं। जब हमने इनिशियली उस ई कोलाई को डाला था तो उसके पास में एक डीएनए प्रेजेंट था, एक डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट था और दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। फिर हमने 20 मिनट बाद वापस चेक किया। चेक कैसे करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। उसका भी रिजल्ट हम बताएंगे, लेकिन पहले डीएनए की बात कर लेते हैं। तो यहां पे एक डीएनए स्ट्रैंड था। 20 मिनट्स के बाद में एक बार ई कोलाई डिवाइड करता है तो टोटल डीएनए स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे? 2। टोटल डीएनए स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे? 2। एक तो पुराना वाला रहा और एक नया स्ट्रैंड बन गया। आपको पता है भाई, जो नया स्ट्रैंड बना है वो नए मीडियम से बना है, मतलब वो तो 14 वाला ही होगा, इस तरह वाला होगा। तो कितने डीएनए स्ट्रैंड बने टोटल? यहाँ पे 2। और जो नया स्ट्रैंड बना है वो 14 वाला बनेगा। अच्छा, 40 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट दोबारा बाद, टोटल यहाँ पे 40 मिनट की बात करें तो अब फिर से हमारे पास डीएनए डुप्लीकेट होगा और टोटल डीएनए 4 हो जाएगा। 4 होगा और किस तरह से होगा? ये चारों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे, चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और नए डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे। 1 2 और 3 4 स्ट्रैंड बनेंगे। जितने भी नए स्ट्रैंड डीएनए बन रहे हैं, जो पूरी तरह से नए बन रहे हैं, वो हमेशा N14 वाले बनेंगे। N15 बनने का कोई चांस ही नहीं है अब। तो इसमें केस क्या होगा कि ये वाला पुराना वाला 15, ये वाला पुराना वाला 15, जो नया बन रहा है वो तो 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। फिर अगर 60 मिनट की बात करें, 20 मिनट और वेट करते हैं तो 60 मिनट के बाद में जो टोटल डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे वो हो जाएंगे 8। मतलब यहां पर टोटल डीएनए जो 4 बने थे वो अब की बार क्या हो जाएंगे? 8। 8 के अंदर ये सारे स्ट्रैंड अलग अलग कर दो, 1 2 और ये भी अलग अलग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे के अलग सिंगल स्ट्रैंडेड बन गए और नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और नया हमेशा N14 वाला सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ पे टोटल जो नए स्ट्रैंड बन गए हैं वो यहाँ पे हमने येलो कलर से दिखा रहे हैं। अगर हम इन दोनों स्ट्रैंड की बात करें तो ये 14-15 वाले हैं, ये भी 14-15 वाले हैं, लेकिन बाकी सारे यहां से लेकर के यहां तक 14-14 वाले हैं। ठीक है, टोटल डीएनए स्ट्रैंड कितने बने? 8।
जो कि 1 से डबल, डबल से डबल, फिर डबल से डबल, हर 20 मिनट में ये डबल होते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही हम इसको आफ्टर 80 मिनट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, 100 मिनट भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम इतने से भी बन जाएगा, इतने से भी समझ आपको आ जाएगा। अब ये चीजें तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट बना दी सेमी कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करते हुए, पर मेसेल्सन एंड स्टाहल ने तो सेमी कंजर्वेटिव लॉ को प्रूफ करना था, तो वो डायरेक्टली इस तरह से तो बना नहीं सकते। तो उन्होंने इसको कैसे चेक किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। जब इन्होंने फर्स्ट इनिशियल फेज में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन चलाया होगा, जब स्टार्टिंग में इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन चलाया होगा, तो उस टाइम पर इनको कितने डीएनए बैंड्स मिले होंगे? उस टाइम पर इनको एक सिंगल डीएनए बैंड मिला होगा, और वो भी कौन सा वाला? हैवी बैंड इनको मिला होगा। मतलब हैवी बैंड मतलब सबसे लोअर साइड पे बैंड मिला होगा, हैवी बैंड। ऊपर तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, 20 मिनट के बाद इन्होंने जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन चलाया होगा, तो वापस से इनको इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहां पे बार बार बनाने से। जब इन्होंने दूसरी बार डेंसिटी ग्रेडियंट चलाया होगा, तो देखो सारा का सारा जो डीएनए प्रेजेंट है अब की बार, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हाइब्रिड फॉर्म में। मतलब अब की बार N15 N14 वाले दोनों के दोनों जो प्रेजेंट है, या सारे के सारे जो प्रेजेंट है 100%, वो हाइब्रिड प्रेजेंट है। अगर सारे के सारे हाइब्रिड हैं, तो जो बैंड मिलेगा वो हमें इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा, जिसकी डेंसिटी आधी है, इंटरमीडिएट है, ना तो ज्यादा लाइट है ना तो ज्यादा हैवी है। तो यहां पे कितने बैंड मिले? एक बैंड मिला, कौन सा? हैवी। यहां पे कितना बैंड मिला? एक बैंड ही मिला, कौन सा वाला? हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी इंटरमीडिएट, दोनों के बीच की डेंसिटी का। लेकिन जब हमने 40 मिनट बाद 20 मिनट और स्टॉप करके डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया, तो वहां पे कितने डीएनए स्ट्रैंड है? टोटल 4, 1 2 3 4, जिसमें से 2 हाइब्रिड हैं। देखो यहाँ पे ये 2 हाइब्रिड हैं, और 2 बिल्कुल लाइट हैं। 2 कैसे हैं? बिल्कुल लाइट वाले। तो अगर 2 अलग अलग डेंसिटी वाले हैं और दोनों की क्वांटिटी सेम है, 50% ये है, 50% ये, आधे ये है और आधे ये, तो 2 बैंड मिलेंगे हमको। एक तो लाइट बैंड मिलेगा हमको यहाँ पे, एक तो हमको क्या मिलेगा? लाइट बैंड, और दूसरा हमको मिलेगा इंटरमीडिएट बैंड। तो 2 डिफरेंट टाइप के बैंड्स मिलेंगे, एक लाइट और एक इंटरमीडिएट बैंड्स। 2 बैंड्स, पहला लाइट प्लस हाइब्रिड बैंड। जब हमने 60 मिनट के बाद में चेक किया, 20 मिनट और रुकने के बाद में चेक किया, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल 8 डीएनए प्रेजेंट है। अब इन 8 डीएनए में से हाइब्रिड कितने हैं? हाइब्रिड अभी भी 2 ही हैं। जैसा यहां पे 2 हाइब्रिड थे, वैसे ही 2 हाइब्रिड अभी भी यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर देखा जाए लाइट डीएनए, तो लाइट डीएनए तो यहां पर सिर्फ 2 थे, लेकिन वो यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो लाइट डीएनए है और हाइब्रिड डीएनए, हमें दोनों बैंड मिलेंगे, लेकिन दोनों बैंड की जो विड्थ होगी वो अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब लाइट वाले डीएनए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले डीएनए है वो कांस्टेंट है। तो हमें अभी भी 2 स्ट्रैंड मिलेंगे, लेकिन जो लाइट वाला स्ट्रैंड मिलेगा वो थोड़ा सा थिक होता जाएगा, टाइम के साथ लगातार ये थिक होता जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट वाला बैंड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पर भी हमें कितने बैंड मिलेंगे? 2 बैंड्स मिलेंगे। इन 2 बैंड्स में से एक बैंड होगा लाइट का और एक होगा हाइब्रिड का। एक होगा लाइट का और एक होगा हाइब्रिड का। जो लाइट बैंड है उसकी थिकनेस बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि लाइट बैंड लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। लाइट जो डीएनए है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट जो हाइब्रिड डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो लाइट डीएनए बैंड, जो लाइट बैंड है
उसकी थिकनेस लगातार बढ़ती जाएगी। अगर हम आगे और एक जनरेशन चलाएंगे तो टोटल डीएनए 16 हो जाएंगे। 16 में से भी हाइब्रिड वाले तो 2 ही बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये N15 वाले स्ट्रैंड 2 ही प्रेजेंट है। नए तो ये बन ही नहीं सकते, जो पुराने जितने प्रेजेंट हैं उतने ही प्रेजेंट रहेंगे। और अगर ये सिर्फ 2 ही प्रेजेंट हैं तो किसी भी जनरेशन में आप चले जाओ, हाइब्रिड वाले सिर्फ 2 बनेंगे और बाकी जितने भी बनेंगे वो लाइट या फिर नए मीडियम के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया गया कि जो एक सेमी कंजर्वेटिव मोड है वही डीएनए रेप्लिकेशन में फॉलो किया जाता है। इनके एक्सपेरिमेंट पे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे होंगे, वो काफी सारे बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इस एक्सपेरिमेंट को खत्म होने के बाद में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है अभी? सेमी कंजर्वेटिव है। लेकिन किस ऑर्गेनिज्म में? इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट ई कोलाई के ऊपर था। अब ई कोलाई तो एक बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई किस साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सबसे पहली बार सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली, तो दैट आर मेसेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट 1958। मेसेल्सन स्टाहल के एक्सपेरिमेंट के बाद में कुछ इसी तरह का सेम यही एक्सपेरिमेंट, बस उसमें एटम्स को चेंज करके और थोड़ा सा मेथोडोलॉजी चेंज करके यूकैरियोट्स के अंदर में जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है उसको भी प्रूफ किया गया। तो यूकैरियोट्स के अंदर में जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था उसको प्रूफ किया था टेलर नाम के एक साइंटिस्ट और उनके कलीग्स ने। तो अब सेकंड केस में आते हैं हम, यूकैरियोट्स में हमें अब ये चीजें प्रूफ करनी है। यूकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है। भाई कोई सा भी सेल हो, जब उसका सेल डिवाइड करता है तो डिवाइड करने से पहले वो अपने डीएनए को हमेशा रेप्लिकेट करता ही है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में फर्क सिर्फ इतना है कि यूकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज के दौरान होता है जिसको बोलते हैं एस फेज। तो यूकैरियोटिक माइटोसिस तो आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में चलता है? एस फेज ऑफ माइटोसिस या फिर एस फेज ऑफ सेल साइकिल। तो यूकैरियोट्स में कैसे पता करेंगे? यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड को जो प्रूफ किया है वो प्रूफ किया था टेलर और उनके कलीग्स ने। एक साइंटिस्ट थे टेलर एंड हिज कलीग्स। अब इनका जो अप्रोच है वहां पर इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया। इन्होंने भी एक 2 आइसोटोप का इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप। लेकिन जो 2 आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किए उसमें से एक आइसोटोप था प्रोटियम H1, जिसको प्रोटियम बोला जाता है, जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन है। धरती पर जो ज्यादातर प्रेजेंट है वो प्रोटियम या फिर H1 हाइड्रोजन 1 आइसोटोप प्रेजेंट है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें H3 की, जो कि है ट्राइटियम, ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये कैसा है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जबकि ट्रिटियम नॉर्मल है, वो रेडियो एक्टिव यहां पर नहीं है। अब इन दोनों आइसोटोप को इस्तेमाल करके इन्होंने फिर से नाइट्रोजनस बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए का पार्ट है। तो यहां पे इन्होंने इनको यूज करके न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज किया, नाइट्रोजन बेस को चेंज किया। कौन से नाइट्रोजन बेस को? थाइमीन नाइट्रोजन बेस को। जो थाइमीन हमारा नाइट्रोजन बेस होता है, उस नाइट्रोजन बेस को इन्होंने उसके अंदर ये हाइड्रोजन, अपने रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन और नॉर्मल हाइड्रोजन को इनकॉर्पोरेट किया। जिस थाइमीन के अंदर नॉर्मल हाइड्रोजन है उसको हम सिर्फ T से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन जिसके अंदर में रेडियो एक्टिविटी वाला ट्राइटियम प्रेजेंट है, H3 प्रेजेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T3 से,
क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ठीक, तो ऐसे इन्होंने दो तरह के डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस बनाए और नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोटाइड बनाए। एक के अंदर में नॉर्मल थाइमीन था और एक के अंदर में रेडियो एक्टिव थाइमीन प्रेजेंट था। ये थाइमीन डीएनए के अंदर में प्रेजेंट होंगे। तो जो डीएनए के स्ट्रैंड हो सकते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? या तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड नॉर्मल वाला हो टी, या फिर दोनों रेडियो एक्टिव हो T3, या इंटरमीडिएट रेडियो एक्टिविटी वाला जिसमें एक T3 हो और दूसरा T1 हो नॉर्मल। तो ये तीनों केस बन सकते हैं। ये कंप्लीट रेडियो एक्टिव है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ये इंटरमीडिएट रेडियो एक्टिविटी वाला डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इन तीनों को सेपरेट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा रेडियोग्राफी, क्योंकि इनके अंदर में रेडियो एक्टिविटी रिलीज जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी रिलीज देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी रिलीज देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम रेडियो एक्टिव रिलीज देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी देखने को मिलेगा। तो रेडियो एक्टिविटी रिलीज के हिसाब से कितनी रेडियो एक्टिविटी कौन सा डीएनए प्रपोज कर रहा है, कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बिहाफ पे हम इन तीनों को सेपरेट सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया, ई कोलाई के एक प्लांट यूज किया मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे, विसिया फाबा बीन्स, विसिया फाबा बीन्स। और इन विसिया फाबा बीन के डीएनए में, विसिया फाबा जो बीन है उसके सेल, उसके डीएनए के अंदर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनकॉर्पोरेट कर दिया। पूरी तरह से क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया? रेडियो एक्टिविटी। मतलब जो उसके डीएनए बना दिए वो किस तरह के बना दिए? T3 वाले बना दिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप उनमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर इस सेल को कल्चर मीडिया में प्लेस किया। जो सेल है उसको क्या किस में प्लेस कर दिया? कल्चर मीडिया में। और जो कल्चर मीडिया इन्होंने इस्तेमाल किया, जो भी कल्चर मीडिया इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया होगा, इसके अंदर में नॉर्मल थाइमीन यानी कि रेडियो एक्टिव थाइमीन प्रेजेंट नहीं था। जो थाइमीन यहाँ पर प्रेजेंट था दैट वाज नॉर्मल थाइमीन। तो जब डीएनए अपना कॉपीज बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेट करके अपनी नई कॉपीज बनाएगा, तो जितनी भी नई कॉपीज होंगी उनके नए स्ट्रैंड में नॉर्मल थाइमीन जाएगा। जो T1 है, प्रोटियम जो है वो जाने वाला है। तो जब प्रोटियम जाएगा तो हर जनरेशन के साथ में जो रेडियो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर हम पहली जनरेशन की बात करें तो पहली जनरेशन में दोनों डीएनए स्ट्रैंड T3 वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन में एक स्ट्रैंड T3 वाला है और एक स्ट्रैंड T1 वाला है। ये T3 वाला और ये T1 वाला, ये T3 वाला और ये T1 वाला। नेक्स्ट स्टेज की बात करें, नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो यहाँ पे चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो रेडियो एक्टिव लेस होंगे, उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे T3 T1 T3 T1 T1 T1, यहाँ पे T1 और T1। तो यहाँ पे टोटल 4 डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिनमें से 2 नॉन रेडियो एक्टिव है। पूरी तरह से रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, जबकि 2 हाइब्रिड है। तो 1 डीएनए स्ट्रैंड, 1 से 2 डीएनए स्ट्रैंड, 2 से 4 डीएनए स्ट्रैंड। नेक्स्ट टाइम जब चलाएंगे तो फिर से यही होगा, टोटल 8 डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे। और जैसा मेसल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर ही हो गया है कि 2 जो होंगे वो हाइब्रिड वाले होंगे, जिनके अंदर आधा रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड और आधा नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड। बचे हुए 6 जो हैं वो पूरी तरह से नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब 14 वाले, सॉरी T1 वाले, तो वो नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूफ हो रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इसी ऑर्डर में डिक्रीज होती हुई हमें दिखाई पड़ी। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो प्रो यूकैरियोट्स हैं वहां पर जो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है उसको प्रूफ किया गया। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन टॉपिक्स से बनते हैं। मेसल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट या टेलर के एक्सपेरिमेंट से भी आजकल वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बेसिक न्यूमेरिकल अगर आपको पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको सेल साइकिल का टाइम दिया हुआ है,
जैसा कि जनरली वो इकोलाई सेल के बारे में पूछता है, 20 मिनट सेल साइकिल डिवीजन टाइम, तो हर 20 मिनट्स के बाद में उसका सेल का नंबर डबल होगा और डीएनए का नंबर भी वो अपने आप को डबल कर लेगा। अगर वो हर बार अपने आप को डबल करता है तो फाइनली कितने डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं? अगर हम यहाँ पे फाइनल नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड की बात करें और उसको एनटी से रिप्रेजेंट कर दें, फाइनल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन नॉड। ये एन नॉड रिप्रेजेंट करता है इनिशियल नंबर में आपको कितने इकोलाई या कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, इनिशियल डीएनए मॉलिक्यूल्स या फिर इनिशियल इकोलाई के सेल, और उसको मल्टीप्लाई करना है एक बेसिक फैक्टर से 2 रेज़ टू द पावर n से। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम का फाइनल डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट कर सकता है अगर हमारे पास में इनिशियल नंबर ऑफ इकोलाई या डीएनए मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ये जो स्मॉल n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल। वो जो सेल है, अगर हम इकोलाई की बात करें तो वो हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो कितने मिनट कितनी बार वो उस पर्टिकुलर टाइम में जो गिवन टाइम है उसमें डिवाइड किया है, ये स्मॉल n उसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स, टोटल डिवीजन इन द गिवन टाइम, इन द गिवन टाइम। तो पहले इसी बेसिक इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास में हमें एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया हुआ है इकोलाई का। एक डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब है एक इकोलाई सेल, क्योंकि हर इकोलाई सेल में एक सिंगल जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमें एक इकोलाई डीएनए दिया हुआ है और टोटल इसको डिवाइड करने के लिए टाइम दिया है 100 मिनट्स का। इसको डिवाइड करने का टाइम दिया हुआ है हमने 100 मिनट्स का। तो 100 मिनट के बाद में जो फाइनल एनटी है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से हम जाएंगे। पहले वापस से हमें फॉर्मूला यूज करना है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉड मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। यहाँ पर एन टी जो है वो फाइनल डीएनए मॉलिक्यूल्स, एन नॉड हमने यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया हुआ है और 2 की पावर n। अब इस n को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो टोटल गिवन टाइम है 100 मिनट्स, जो टोटल गिवन टाइम है 100 मिनट्स, उसको डिवाइड करना है किससे? इकोलाई के एक सिंगल डिवीजन साइकिल का जो टाइम होता है। इकोलाई एक बार कितनी मिनट में डिवाइड करता है? 20 मिनट्स में। जब एक बार ये 20 मिनट्स में डिवाइड करेगा तो टोटल 100 मिनट में ये 5 बार डिवाइड करता है। अगर ये टोटल 5 बार डिवाइड करता है तो इस n की जगह लिखने वाले हैं हम 5। तो जो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आफ्टर 100 मिनट्स। तो कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स बने? 32 डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे आफ्टर 100 मिनट्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रख करके आप फाइनल जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको सेग्रीगेट करने में हैवी, लाइट और जो इंटरमीडिएट डीएनए होंगे वहां पे इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं दूसरे तरह का सेल को यूज करके। मान लो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे एक दूसरा सेल है जिसका डिवीजन टाइम है 30 मिनट्स, जिसका डिवीजन टाइम है 30 मिनट्स, और जो इनिशियल नंबर ऑफ सेल हम अब की बार दे रहे हैं वो 5 सेल, 5 सेल बोल लो या फिर 5 डीएनए मॉलिक्यूल की बात कर लो। तो हमने इनिशियली कितने सेल दिए या फिर कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स दिए? हमने 5 डीएनए मॉलिक्यूल्स इनिशियली वहां पर उसको दिए। टोटल 30 मिनट्स में वो लगातार उसका टाइम है डिवाइड करने का। जो टाइम हमने दिया है इसको टोटल टाइम डिवाइड करने के लिए या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए वो है 3 आवर्स। हमने इसको 3 घंटों तक के लिए डिवाइड करने का टाइम दिया। तो आपको बताना है कि एनटी, फाइनल नंबर ऑफ जो सेल होंगे या फिर फाइनल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं आफ्टर 3 आवर्स, वो कितने जाएंगे। तो फिर से हमें सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉड मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। सबसे पहले इसमें n को कैलकुलेट कर सकते हैं। n को कैलकुलेट करने के लिए टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 3 आवर्स, उसको डिवाइड करना है इस पर्टिकुलर सेल के डिवीजन टाइम से। ये पर्टिकुलर सेल कितनी देर में डिवाइड कर रहा है? 30 मिनट्स में। अब दोनों की यूनिट्स यहां पर देख सकते हैं कि सेम नहीं है।
तो अगर कभी भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कोई भी चीज़ करते हैं तो सेम यूनिट्स में चाहिए। तो या तो इसको आप आवर्स मिनट्स में चेंज कर लो या इसको आवर्स में चेंज कर लो। मैं अभी यहां पर करता हूं कि 30 मिनट में कितने आवर होते हैं। 30 मिनट के अंदर में टोटल हाफ आवर्स होते हैं, है ना। ये इजी पड़ रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ आवर्स, आवर से आवर कट गया और ये मल्टीप्लाई होने के बाद में हमारा नंबर मिला 6। तो टोटल इकोलाई ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है, इकोलाई नहीं है ये 3 घंटे में कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 3 घंटे में कितनी बार रेप्लिकेट कर रहा है, 6 बार। तो हमें यहां पर लिखना है n की वैल्यू इज इक्वल टू 6। सारी वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो n नॉट हो जाएगा 5, क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हम 5 लेके चल रहे हैं। 2 की पावर 6, जो 2 की पावर 6 होती है इसकी वैल्यू होती है 64। आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 24, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 32 और उसके बाद में 64, और इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 से। तो इससे हमारे पास में फाइनल डीएनए मॉलिक्यूल्स आएंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 30, ये कुछ हो जाएगा हमारे पास में 320 डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे पास में आएंगे वो कितने आएंगे, 320 डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे पास में यहां आने वाले हैं। तो इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, या सेल के मॉलिक्यूल्स, सेल कितने बनेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके कई जगहों पे यूज होगा जहां पे एक्सपोनेंशियली चीजें हर बार डबल होती जाती हैं, जैसे कि पीसीआर में सेल डीएनए का नंबर डबल होता जाता है, या सेल के दौरान सेल अपना नंबर डबल करता रहता है, तो वहां पर भी ये चीजें यूज होंगी। लेकिन हमारा मेन काम ये कैलकुलेट करना नहीं था। हमारा मेन काम तो हैवी डीएनए, लाइट डीएनए और इंटरमीडिएट डीएनए को सेपरेट करना था, है ना। तो उसके लिए अब हम जो हमारा मेन क्वेश्चन आएगा किस तरह से बनेगा वो करते हैं। अगर हमारे पास में अगर मेन क्वेश्चन आएगा तो हमें 2 मीडियम दिए होते हैं हमेशा, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2। अगर उन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो सिंपल सा आपको फॉलो करना होता है मेसल्सन एंड स्टाहल का ऑर्डर। मतलब फर्स्ट मीडियम हो जाएगा N15 और सेकंड मीडियम हो जाएगा N14। पर ज़रूरी नहीं है कि वो मेसल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट ही यूज़ करें, वो आपको अलग से कोई कंडीशन भी दे सकते हैं कि मीडियम 1 के अंदर हैवी डीएनए या मीडियम 1 के अंदर लाइट डीएनए था और मीडियम 2 के अंदर में हैवी या लाइट था। इस तरह से वो चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ें आनी चाहिए। मान लो इस मीडियम 1 के अंदर में हमारे पास में लाइट डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, लाइट डीएनए। और जो मीडियम 2 है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है हैवी डीएनए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हैवी डीएनए। हैवी डीएनए यानी N15 यहाँ पे प्रेजेंट है और लाइट डीएनए यानी N14 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि हमने एक इकोलाई सेल को उठाया, इकोलाई सेल को हमने उठा करके पहले इस मीडियम में पुट कर दिया। इकोलाई सेल को हमने पहले कहां डाल दिया, मीडियम नंबर 1 में। काफी सारी जनरेशन हमने इसको मीडियम नंबर 1 में ही चलाया और 1 में चलाने के बाद में फिर हमने यहां से एक इकोलाई सेल को उठाया, एक इकोलाई को उठाया। अब क्योंकि ये एक इकोलाई कई सारी जनरेशन से इस वाले मीडियम में ग्रो कर रहा था तो इसका नाइट्रोजन क्या होगा, N14। जो भी इस मीडियम के अंदर नाइट्रोजन था वही उसके अंदर में भी प्रेजेंट होगा और इस मीडियम में 14 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इकोलाई के अंदर में N14 नाइट्रोजन वाला डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो उसके दोनों स्ट्रैंड में 14 है। इसको हमने प्लेस कर दिया नए मीडियम में। ठीक है। अब इस नए मीडियम के अंदर में आफ्टर 2 आवर्स इन न्यू मीडियम, जो नया मीडियम है उसके अंदर में उसको कितनी देर तक रखा गया है, 2 घंटे तक के लिए उसको नए मीडियम के अंदर में रखा गया है। जब 2 घंटे तक उस इकोलाइज सेल को नए मीडियम में रखा गया है तो फाइनली आपको यह बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे आफ्टर दिस टाइम। दूसरा आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ हैवी डीएनए। हैवी डीएनए की अगर हम बात करें तो 15 वाले की हम बात कर रहे हैं।
थर्ड हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ लाइट डीएनए। लाइट डीएनए का मतलब है 14 वाले के नंबर बताने। और लास्ट हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए मतलब N15 N14। ये 4 क्वेश्चन हमें यहाँ पर, इसी तरह के 4 क्वेश्चन वो एग्जाम में से आपसे इनमें से कोई एक पूछेगा, लेकिन हमने तो सारे पूछ लिए। तो एक बार आपको सॉल्व करना है कि इस नए मीडियम में वो जो एक इकोलाई सेल था वो ग्रो करने के बाद में टोटल कितने तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स, हेवी, लाइट, हाइब्रिड और टोटल कितने बनाने वाला है। इसके लिए भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम हमेशा निकालते हैं टोटल, चाहे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है या हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, हमें हमेशा टोटल नंबर हमेशा निकालना है। टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। ये तो आपको सिखाई दिया। अच्छा, n काउंट करो पहले। 2 आवर्स, 2 आवर्स का मतलब होता है 2 इंटू 60। मिनट्स की बात कर रहे हैं ना भाई, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 2 इंटू 60 सेकंड, मिनट सॉरी। एक इकोलाई कितनी बार में डिवाइड करता है? 20 मिनट्स में। इकोलाई का सेल एक बार 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 6 बार वो टोटल डिवाइड कर रहा है। जब वो 6 बार टोटल डिवाइड कर रहा है, और इनिशियल नंबर ऑफ इकोलाई या इनिशियल नंबर ऑफ सेल हमने कितने यूज किए? सिर्फ एक यूज किया है, क्योंकि यहां पर तो हमने एक ही सेल यूज किया है। तो टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिड बनने वाले हैं, डीएनए बनने वाले हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। तो 64 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डीएनए। टोटल नंबर ऑफ सेल या फिर बात करें टोटल नंबर ऑफ डीएनए की, तो वो कितने बनेंगे? 64 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहां पर टोटल बनने वाले। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और ये हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया। उसके बाद आप इन तीनों में से एक निकालेंगे और सबको माइनस करते हुए जाएंगे। मान लो यहां पे पूछा गया है आपसे ये सारी चीजें, तो आप सबको निकालने की बजाय हमेशा सेकंड स्टेप आपका होगा हाइब्रिड डीएनए निकालना। चाहे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, आपको हमेशा क्या निकालना है? सेकंड हाइब्रिड डीएनए का नंबर। क्योंकि बाकी चीजें तो आप माइनस करके वैसे भी निकाल दोगे। अच्छा, टोटल में से हाइब्रिड कितने बनने वाले? भाई टोटल में से हाइब्रिड कितने बनने वाले? किसी भी जनरेशन में आप चले जाओ, जो हाइब्रिड डीएनए बनते हैं ना, वो किसकी वजह से बनते हैं? वो इन पुराने डीएनए स्ट्रैंड की वजह से बनते हैं, जिनका डीएनए नाइट्रोजन इस नए मीडियम से अलग होना चाहिए। जैसे नया मीडियम क्या है हमारा? 15 N15। तो यहां कितने ऐसे स्ट्रैंड हैं जिनका N15 से अलग है? ये भी N15 से अलग है, ये भी N15 से अलग है। मतलब कि कितने स्ट्रैंड है जो N15 से अलग है? टोटल 2। तो इसका मतलब है कि आपके पास हर जनरेशन में 2 ही हाइब्रिड स्ट्रैंड आने वाले हैं। बाकी आप भूल जाइए चीजों को। हर जनरेशन के बाद आपके पास कितने हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड आएंगे? 2 डीएनए हाइब्रिड स्ट्रैंड ही बनेंगे। तो टोटल में से अगर हमें हाइब्रिड निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे? 64 में से 2 आउट ऑफ 64। अगर 2 ही आउट ऑफ 64 हाइब्रिड वाले हैं तो बचे हुए कैसे हैं? बचे हुए होंगे नए मीडियम जैसे। लाइट और हेवी की बात नहीं है, बचे हुए जो होते हैं ना वो नए मीडियम जैसे होते हैं। रेस्ट ऑल न्यू मीडियम। वो न्यू मीडियम N15 भी हो सकता है और N14 भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है वो समझना है, N15 है। तो बचे हुए जितने भी हैं वो कैसे होंगे? N15, क्योंकि नया मीडियम तो ये वाला था। सही है। अच्छा, टोटल कितने थे? 64, उसमें से हाइब्रिड 2, तो बचे कितने? 62। तो जो 62 होंगे वो कंप्लीट हेवी नाइट्रोजन, हेवी डीएनए N15 नए मीडियम वाले हो जाएंगे। अगर टोटल में से 2 हाइब्रिड हैं और 62 नए मीडियम वाले हेवी डीएनए हैं, तो फिर लाइट डीएनए अगर निकालना हो तो वो तो हमें बस माइनस ही करना है। तो लाइट डीएनए आएगा 0।
लाइट डीएनए बन ही नहीं सकता। मतलब अगर हम N14 की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा का पूरा जो 64 था उसमें से 2 हाइब्रिड है और 62 नए मीडियम वाले लाइट हैवी डीएनए वाले फॉर्म होंगे। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको इजी रखा है। अब थोड़ी सी एक और मुश्किल क्वेश्चन पे डील करते हैं। वापस से हम इकोलाई का सेल ही यूज करेंगे, क्योंकि इकोलाई सेल कैलकुलेशन में आपको हेल्प करता है। 20 मिनट्स इसका डिवीजन टाइम है। मान लो हमने एक ऐसा इकोलाई सेल उठाया है, जिसके पास में खुद में हाइब्रिड डीएनए है। मतलब N14 N15 वाला डीएनए इसके पास में पहले से ही मौजूद है। और टोटल कितने इकोलाई उठाए? एक इकोलाई ही उठाया अभी हमने। अभी हम इसका नंबर भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमने इसको एक इकोलाई ही उठाया। इस डीएनए को, जो हाइब्रिड डीएनए है, उसको हमने मीडियम में डाल दिया, नए मीडियम में। और जो नया मीडियम है वो कैसा है? N14 नाइट्रोजन वाला, लाइट नाइट्रोजन वाला मीडियम है। इसके अंदर में हमने इसको प्लेस कर दिया। इसमें प्लेस करने के बाद में टोटल जो टाइम इसको दिया गया डिवाइड करने के लिए, जो टोटल टाइम इसको दिया गया वो 1 घंटा 20 मिनट। जो टोटल टाइम इसको दिया गया वो 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट के बाद में हमें फिर से वही चीजें बतानी है। टोटल डीएनए, 4 ही चीजें पूछी जाती हैं। टोटल डीएनए, हैवी डीएनए, लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए। 4 ही चीजें हमसे पूछी जाती हैं। टोटल, हैवी, लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए का जो नंबर है वो हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम में आपसे इनमें से कोई एक पूछेगा। हमने यहाँ पे चारों पूछ लिए ताकि आप चारों की प्रैक्टिस करके जाएं। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल डीएनए जो है उसका एक ही फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला चेंज ही नहीं होगा। NT इज इक्वल टू N नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर N। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, आपके पास समझाने का टाइम नहीं है। NT इज इक्वल टू N नॉट कितना स्टार्ट किया? 1 सेल से, तो हमारे पास अभी भी ये 1 है और ये चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका नंबर मैं 1 से बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? अभी याद रख लेंगे। 2 की पावर N, N मतलब कितनी बार डिवाइड करता है। अच्छा, ये पूरा टाइम है कितना? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 80 मिनट होता है। इकोलाई का एक सेल जो है वो 20 मिनट में एक बार डिवाइड करता है। डिवाइड करने पे जो कितनी बार डिवीजन आएगा? 4 बार। तो इस गिवन टाइम में 1 घंटा 20 मिनट में इकोलाई 4 बार डिवाइड करता है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 8 एंड देन 16 सॉरी। तो यहां पे टोटल डीएनए हो जाएंगे 16। सेकेंड स्टेप मैंने बताया था हाइब्रिड डीएनए कैलकुलेट करना। चाहे आपको किसी भी ऑर्डर में पूछा गया है, सेकेंड स्टेप आपका स्टेप 1 हमेशा ये होना चाहिए और स्टेप 2 आपका हमेशा हाइब्रिड डीएनए कैलकुलेट करने होना चाहिए। बाकी सारे जो हैं वो हम माइनस करके निकालेंगे, उसको रिमूव करते जाएंगे और उस 16 में से सारे आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। हाइब्रिड डीएनए जो बनते हैं उसको बस ये काउंट करना है आपको कि जो मीडियम है N14, इससे अलग वाले स्ट्रैंड कितने हैं। अलग वाला कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला। ये तो सेम है तो ये काउंट नहीं होगा। अलग वाला कितना है? 1। क्या 14 काउंट होगा? नहीं। तो अलग वाले कितने हैं हमारे पास में? 1। तो आप कितनी भी जनरेशन चला लो, जो हाइब्रिड डीएनए बनेगा वो सिर्फ 1 ही बनेगा। 1 को छोड़ के बाकी सारे कैसे बनेंगे? मीडियम के जैसे। मीडियम कैसा है? N14 वाला। तो मतलब जितने भी नए स्ट्रैंड बनेंगे वो 14 वाले बनेंगे भाई। 15 वाला बन ही नहीं सकता 15 वाला, क्योंकि मीडियम ही 14 वाला है। सही। तो हाइब्रिड हमारे पास में निकल गया, टोटल हमारे पास में निकल गया। तो जो नए मीडियम जैसा है मतलब लाइट 14 कितना बनेगा? 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। अगर हैवी की बात करते हैं, हैवी यानी 15, तो ये 0 बनेगा क्योंकि पूरा खत्म हो गया। 15 तो लाइट है, हाइब्रिड 1 है, मिलाकर के 16 टोटल बन चुके हैं। तो लाइट हैवी डीएनए बनने का चांस यहां पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक थोड़ा सा और मुश्किल बनाएंगे अब क्वेश्चंस को, है ना? क्वेश्चंस इजी वाले हो गए सारे। अब थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन समझते हैं जिससे वो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हमारे पास अब की बार 5 इकोलाई के सेल हैं।
पहले ही बता दिया, अब की बार एक इकोलाई नहीं है, एक डीएनए नहीं है, 5 टोटल डीएनए हैं। और ये जो 5 डीएनए हैं ये N14 वाले हैं, लाइट डीएनए है ये पूरी तरह से। इस डीएनए को हमने एक मीडियम में डाल दिया, जो मीडियम कैसा है, N15 वाला। जो मीडियम कैसा है, N15 वाला। और इस मीडियम में डालने के बाद में इसको 60 मिनट्स तक छोड़ दिया। इसको 60 मिनट्स तक हमने छोड़ दिया। फिर से वही सारी चीजें बतानी है। कैलकुलेट या फाइंड नंबर ऑफ, पहला टोटल, हैवी, लाइट एंड हाइब्रिड। सबके आगे आप डीएनए लिख लीजिए खुद ही। डीएनए 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 डीएनए, ये चार ही चीजें कैलकुलेट करने को बोलता है। एग्जाम में कोई एक आएगा, हम चारों पूछते हैं। पहला स्टेप हमेशा हमारा वही रहेगा, चाहे कभी भी आप कहीं पर भी चले जाएं, स्टेप पहला वही रहेगा, टोटल डीएनए काउंट करने का। तो अपने पहले स्टेप को भूलना ही नहीं है, टोटल डीएनए। जब टोटल डीएनए काउंट करेंगे तो NT इज इक्वल टू N0। N0 अब की बार 1 मत रख देना। N0 अब की बार कितना है, 5। हमने 5 डीएनए इकोलाई मॉलिक्यूल या फिर 5 डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया है। तो जब 5 से स्टार्ट किया है तो N0 की जगह 5 रखेंगे, 2 की पावर N। अच्छा, N मतलब जितनी बार वो डिवाइड कर रहा है, तो N को कैसे काउंट करते हैं, 60 डिवाइडेड बाय डिवीजन टाइम। तो 60 मिनट में इकोलाई सेल 3 बार डिवाइड करते हैं, हर एक इकोलाई सेल 3 बार डिवाइड करता है, तो 2 की पावर 3। तो टोटल हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 जा 4, 8, तो हो जाएगा 40। तो पहला स्टेप हो गया हमारा 40 डीएनए मॉलिक्यूल, हमेशा ये करना ही है। स्टेप 2 में कभी भी स्टेप 2 करेंगे तो उसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा, हाइब्रिड डीएनए कैलकुलेट करना है। अच्छा, हाइब्रिड डीएनए का एक फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया कि हाइब्रिड डीएनए के लिए हमें बस ये पता करना है कि जो नया मीडियम है उसके कंपैरिजन में उससे डिफरेंट कितने डीएनए सिंगल स्ट्रैंड आपके पास में टोटल प्रेजेंट है। ध्यान से सोच के बताना कि इस केस में मीडियम से डिफरेंट कितने स्ट्रैंड है। बहुत बच्चे बोलेंगे 2 स्ट्रैंड, नहीं, टोटल डीएनए भी तो 5 है ना, तो हर डीएनए में 2-2 स्ट्रैंड है, तो टोटल डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड कितने, 10। नए मीडियम से टोटल डिफरेंट स्ट्रैंड कितने, 10। तो टोटल हाइब्रिड हमेशा कितने बनेंगे, 10। हर जनरेशन में 10 हाइब्रिड बनेंगे, चाहे आप कितनी भी जनरेशन चला लो, हाइब्रिड कितने बनेंगे, 10। अगर हमारे पास में हाइब्रिड हमने पता कर लिया जो कि है यहाँ पे 10, तो बाकी चीजें कैलकुलेट करना तो इजी हो गया। स्टेप 3, आप लाइट कैलकुलेट करें या हैवी कैलकुलेट करें, 10 को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, इस मीडियम जैसे, मतलब N15 वाले। 14 वाला तो बनेगा ही नहीं, तो लाइट 14 वाला तो बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। स्टेप 4, 4 ही स्टेप में खत्म होते हैं क्वेश्चन। हैवी डीएनए की बात करें, 15 टोटल माइनस हाइब्रिड कर दो। टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास में 40 माइनस हाइब्रिड यानी 10, बचा कितना, 30। तो 30 हमारे पास में हैवी डीएनए N15 वाले हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट से, आपको इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिचेल्सन एंड स्टाहल। और कई बार इसी चीज को वो टेलर के एक्सपेरिमेंट में दे देता है, चीज वही रहती है, सिर्फ वो हाइब्रिड डीएनए की बात कर देता है, रेडियो एक्टिव थाइमीन की बात कर देता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा भी कर लेते हैं। हमारे पास में कोई यूकैरियोटिक सेल है, अब की बार हम ई कोलाई को नहीं ले रहे, कोई यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास में जिसका जो डिवीजन टाइम है वो 40 मिनट है। जिसका डिवीजन टाइम कितना है भाई, 40 मिनट है। हमने एक डीएनए स्ट्रैंड लिया है, एक ही लिया है, मान के चलते एक ही हमने यूज किया, जिसमें दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव वाले हैं, T3 वाले हैं। इसको हमने एक मीडियम में प्लेस कर दिया, इस सेल को हमने एक मीडियम में प्लेस कर दिया जिसके अंदर में नॉर्मल थाइमीन सोर्स प्रेजेंट है। जो नया मीडियम है उसके अंदर में थाइमीन सोर्स कैसा है, नॉर्मल थाइमीन सोर्स दिया गया है। और इस सेल को इस मीडियम में टोटल हमने जो डिवाइड करने का टाइम दिया है, दैट इज, मान लेते हैं 4 घंटे दिया है, 4 आवर्स
हमने क्या दिया इसको, 4 घंटे। तो फिर से वही आपको 4 चीजें बतानी है टोटल। रेडियो एक्टिव, अब की बार बस कंडीशन चेंज हो जाती है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब है T3 नॉर्मल। जो रेडियो एक्टिव नहीं है मतलब T1 लास्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है एक स्ट्रैंड T3 और एक स्ट्रैंड T1। हाइब्रिड का मतलब है कि उसके अंदर में एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव वाला होना चाहिए और दूसरा स्ट्रैंड नॉर्मल वाला T1 वाला होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों चारों ही क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है। स्टेप वही रहेगा, पहला स्टेप आपका वही होना चाहिए, टोटल डीएनए, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। NT इज इक्वल टू N नॉट। कितने डीएनए लिए हमने, एक सेल लिया है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। n को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ईजी है। टोटल टाइम 4 घंटे, 4 इंटू 60 मिनट्स, और ये सेल एक बार कितनी देर में डिवाइड करता है, 40 मिनट में। 0 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, n इज इक्वल टू 6 बार ये टोटल डिवाइड करेगा। जब ये टोटल 6 बार डिवाइड करेगा तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो NT आ जाएगा हमारे पास में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए जो बने वो बने 64। तो टोटल हमारे पास में आ गए 64। दूसरा स्टेप, हमेशा हाइब्रिड डीएनए कैलकुलेट करो। हाइब्रिड का कैलकुलेट करने का एक ही तरीका था कि जो मीडियम है और जो पुराना डीएनए है उसके कितने सिंगल स्ट्रैंड मीडियम से अलग है। देखो कितने हैं, ये T1 है, ये T3 है, मतलब ये भी काउंट होगा, ये T1 ये T3 ये भी काउंट होगा। तो टोटल स्ट्रैंड जो डिफरेंट है वो कितने हैं, 2। तो हर जनरेशन में हाइब्रिड कितने बनेंगे, 2। तो स्टेप 2 जो हमें काउंट करना था हाइब्रिड वाला, स्टेप 2 जो हमें काउंट करना था हाइब्रिड वाला, वो हो जाएगा 2। जैसे ही आपने हाइब्रिड टोटल काउंट कर लिया, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। स्टेप 3 होता है नए मीडियम। जैसे कितने हैं भाई, नया मीडियम कैसा है, नॉर्मल वाला। तो हाइब्रिड को छोड़ के जितने भी बनने वाले हैं वो सारे T1 मतलब नॉर्मल वाले। T1 का मतलब ये नॉर्मल वाले। कितने बनेंगे, टोटल में से हाइब्रिड को माइनस कर दो, 64 में से 2 को माइनस कर दो, 62। स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप है, मीडियम के जैसा जो नहीं है, T3 यानी कि रेडियो एक्टिव, कंप्लीट रेडियो एक्टिव कितने होंगे, 0 बन ही नहीं सकता, 0। ये वाले नहीं बनते, नए मीडियम वाले हमेशा बनते हैं। तो यहाँ पे हमने मेसल्सन एंड डिस्टाल टेलर का एक्सपेरिमेंट, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट की। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से ये फाइनली प्रूफ होता है कि डीएनए कंजर्वेशन, चाहे वो प्रोकैरियोट की बात करें चाहे वो यूकैरियोट की बात करें, दोनों के अंदर में सेमी कंजर्वेटिव मोड को फॉलो करता है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने मोड प्रपोज किया था। उन्हीं इसी मोड को यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों अपने डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए के एंजाइमेटिक मशीनरी की बात करेंगे, जिससे वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। कि भाई रेप्लिकेशन करने के दौरान वो कुछ ना कुछ एंजाइम का इस्तेमाल करता होगा। वो एंजाइम क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे रेप्लिकेशन एक्चुअल में एंजाइमेटिकली परफॉर्म होता है, वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं।